इनफॉर्मल इंग्लिश इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। दूसरे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी भाषा में जो शब्दांश होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, कहावतें होती हैं, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, वो लैंग्वेज का यानी कि इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। सिर्फ टेंसेस, सिर्फ ग्रामर, सिर्फ जो रूटीन इंग्लिश है वो बोलने से या सीखने से इंग्लिश में या लैंग्वेज में वो नेचुरल फील नहीं आता। नेचुरल फील चाहिए तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें, अदर चीजें लाइक एक्सप्रेशंस आना कंपलसरी होना होता है। आज हम हमारी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे। तो हम एक्सप्रेशंस की क्लास में उसी तरह के और भी एक्सप्रेशंस को हम देखेंगे। जैसे एक शब्द है टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक या एक हद तक। एक हद तक मैं आपको पसंद तो करता हूं बट कंप्लीटली नहीं करता, एक हद तक। तो आई लाइक यू टू सम एक्सटेंट, मैं आपसे सहमत हूं। आई एग्री टू यू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट मतलब एक हद तक। आप किसी भी चीज को जैसे आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट, मैं आपसे एग्री हूं बट पूरी तरह नहीं हूं, एक हद तक एग्री हूं। आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट, यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, आप एक हद तक ही सही हो, पूरी तरह सही नहीं हो, ठीक ठाक हो। ही इज राइट टू सम एक्सटेंट। यहां पर आप चाहे तो टू सम एक्सटेंट भी होता है और कभी कभी आपको यहां पर एक टू एन एक्सटेंट भी देखने मिलेगा, या आप बोल सकते हो आई एग्री विथ यू टू एन एक्सटेंट, मैं आपसे एक हद तक सहमत हूं। यू आर राइट टू एन एक्सटेंट, आप एक हद तक सही हैं। आई कैन हेल्प यू टू एन एक्सटेंट, मैं आपकी एक हद तक ही हेल्प कर पाऊंगा, पूरी कंप्लीटली हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई कैन हेल्प यू टू एन एक्सटेंट, मैं एक हद तक आपकी हेल्प कर सकता हूं। दिस इज ट्रू, ये सही है, बट दिस इज टू सम एक्सटेंट, एक हद तक सही है। दिस इज टू एन एक्सटेंट, एक हद तक सही है, पूरी तरह सही नहीं है। यू कैन परफॉर्म टू एन एक्सटेंट, आप एक हद तक परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन आस्क मोर क्वेश्चन बट टू एन एक्सटेंट, एक हद तक ही पूछ सकते हो आप, उसके आगे नहीं पूछ सकते। आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझता हूं टू एन एक्सटेंट, मैं एक हद तक आपको समझता हूं। यू कैन अंडरस्टैंड मी टू एन एक्सटेंट, आप मुझे एक हद तक ही समझ सकते हो, उसके बाद आप समझ नहीं सकते हो। तो जब आपको इस तरह बोलना हो एक हद तक, आई लाइक यू टू एन एक्सटेंट, मैं आपको एक हद तक पसंद करता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश टू एन एक्सटेंट, एक हद तक ही सीख सकता हूं, बोल सकता हूं जितना मैंने सीखा हुआ है। टू एन एक्सटेंट या टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है एक हद तक या कुछ हद तक। हैपन टू का आप यूज करते हैं। हैपन का एक मतलब होता है होना, लेकिन हैपन टू का मतलब होता है कोई चीज संयोग से या इत्तेफाक से होने के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। लाइक कि एक बात ध्यान रखिएगा, हैपन का पास्ट सेंस होगा तो ये हैपेंड हो जाएगा, ये हैपेंड हो जाएगा, लाइक दिस, ईडी लग जाएगा, राइट। कि आपको इत्तेफाक से इंग्लिश आती है, यू हैपन टू नो इंग्लिश। प्रेजेंट टेंस है कि भाई हमने बोला यू हैपन टू, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इसके बाद वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, यू हैपन टू नो इंग्लिश। तुम्हें इत्तेफाक से इंग्लिश आती है। इत्तेफाक से आपके पास संयोग से पैसे हैं, आप डिजर्व नहीं करते हो, बट आप यू हैपन टू हैव मनी, आपके पास इत्तेफाक से पैसे हैं। आई हैपन टू नो आंसर, मुझे इत्तेफाक से या संयोग से उत्तर पता था, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमने यहां पर डी लगाया। आई हैपन टू नो द आंसर, मुझे संयोग से आंसर पता था। आई हैपन टू सी हिम, मैंने इत्तेफाक से उसको देख लिया, मेरा स्कूल फ्रेंड, कल मैं मार्केट से जा रहा था, मैंने संयोग से मेरे स्कूल फ्रेंड को देखा। आई हैपन टू सी माय स्कूल फ्रेंड, मैंने इत्तेफाक से अपने स्कूल फ्रेंड को देखा, इत्तेफाक से उसको मिल गया, मैं इत्तेफाक से उसे मिला, मैं उसे संयोग से मिल गया। आई हैपन टू मीट हिम, शी हैपन टू कम हियर, वो इत्तेफाक से यहां आ गई। शी हैपन टू कम हियर, वो इत्तेफाक से यहां आ गई। ही हैपन टू सी अस, इत्तेफाक से उसने हमें देख लिया, संयोग से उसने हमें देख लिया। आई हैपन टू गेट मनी, मुझे संयोग से पैसे मिल गए, इत्तेफाक से पैसे मिल गए, जिसे हम हिंदी में संयोग से बोलते हैं, या फिर नॉर्मल वर्किंग लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम जिसे इत्तेफाक से बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है हैपन टू। हैपन टू यहाँ पर वर्ब है, इसके पहले आपको इजारम का यूज नहीं करना है। हाँ, पास्ट टेंस में होगा तो ईडी लग जाएगा। हाँ, एक चीज अगर ही शी के साथ यूज करना है कि वो इत्तेफाक से इंग्लिश जानती है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो फिर हम बोल देंगे शी
हैपन्स टू कुक फूड, उसने इत्तेफाक से इतना सारा खाना बना लिया तो हम लोग सब लोगों ने खा लिया। शी हैपन्स टू, सॉरी प्रेजेंट में है तो नॉट बना लिया, वो इत्तेफाक से इतना सारा नहीं। शी हैपन्स टू नो इंग्लिश, उसे संयोग से इंग्लिश आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा ये। शी हैपन्स टू नो इंग्लिश, उसे संयोग से इंग्लिश आती है। शी हैपन्स टू कम हियर एवरी डे, वो इत्तेफाक से रोज यहाँ आ जाती नहीं, ये शूट नहीं कर रहा। शी हैपन टू पास्ट टेंस में जाएगा, आमतौर पर ये सेंटेंसेस पास्ट टेंस में ही बनने वाले हैं। तो हैपन टू इत्तेफाक से या संयोग से मींस विदाउट प्लानिंग, अगर आप किसी काम को करते हैं तो आप उसके लिए इसका यूज करते हैं। हियर वी गो नाउ, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं मतलब जाकर शुरू करने वाली बात नहीं है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं चलो शुरू करते हैं, तो हियर वी गो नाउ, चलो शुरू करते हैं, चलो दोबारा शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ, हियर वी गो अगेन, हियर वी गो अगेन। यहाँ पर हियर वी गो का मतलब ये नहीं है कि चलिए चलते हैं या जाते हैं, आओ चलते हैं, नहीं, शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ, नाउ मतलब अभी, अगर आपको ऐसा बोलना है कि अभी शुरू करते हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं हियर वी गो नाउ, अदरवाइज नाउ नहीं लगाएंगे। हियर वी गो अगेन, चलो दोबारा शुरू करते हैं। हियर वी गो द मैच स्टार्ट्स, चलो शुरू करते हैं मैच। हियर वी गो लेट्स डिस्कशन, तो ये हियर वी गो का मतलब चलो शुरू करते हैं, चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। हियर वी गो लेट्स डिस्कस, चलो शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं। हियर वी गो लेट्स डिस्कस, चलो चर्चा करें। हियर गो विद द न्यू टॉपिक, चलो नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। हियर वी गो विद द न्यू टॉपिक, हियर वी गो विद अ न्यू चैप्टर, चलो नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो विद अ न्यू चैप्टर, नए चैप्टर से शुरू करते हैं। तो हियर वी गो मतलब होता है चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं हियर वी गो नाउ, चलो अभी शुरू करते हैं, चलो दोबारा शुरू करते हैं। हियर वी गो अगेन, हियर वी गो अगेन, दोबारा शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ऐसा तो हम बोलते हैं, पता ही है लेट्स स्टार्ट का मतलब भी होता है चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। ऐसा भी बोलते हैं जब कोई चीज बेसिक्स से होती है तो उसके लिए एक वर्ड और स्पेशली यूज किया जाता है, ABC। ABC का मतलब होता है ABC, नॉट ABCD, ABC, ABC। ABC का मतलब होता है बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग, बेसिक्स। जैसे म्यूजिक का बेसिक है या बेसिक्स है तो हम उसको बोलते हैं बेसिक, ABC ऑफ म्यूजिक, ABC ऑफ इंग्लिश। किसी चीज का भी, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, किसी भी डिस्कशन का, किसी भी चीज का जो बेसिक्स होते हैं उसके लिए हम बेसिक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग ABC का यूज भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ABC, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क, चलो काम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले, चलो बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। आई कांट कैच, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आई कांट कैच, जब आप किसी को, कैच का वैसे तो मतलब पकड़ना होता है, सबको पता है कैच का मतलब पकड़ना होता है, लेकिन कैच का एक मतलब समझना भी होता है। कैच का एक मतलब समझना भी होता है। मैं को नहीं समझ में, मैं नहीं समझ सकता, आई कांट कैच, आप ऐसे ही बोलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आज के बाद ऐसा बोल सकते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड के जगह पर आई कांट कैच, आई कांट कैच यू। मैं को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आई कांट कैच यू, प्लीज स्पीक स्लोली, आई कांट कैच यू, आई कांट कैच इट। आप इट का यूज भी कर सकते हो, मतलब आपकी बात समझ में नहीं आ रही तो आई कांट कैच यू, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा तो आई कांट कैच इट, आई कांट कैच हिम। अगर कोई आपको बोलना है किसी लड़के के बारे में, मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही, अब यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी बात के लिए हम लोग ऐसा बोलें कि आई कांट कैच हिज टॉक, आई कांट कैच योर टॉक, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो पर्याप्त होता है। आई कांट कैच हिम, मेरे को उसकी बात समझ में नहीं आ रही। आई कांट कैच हर, मेरे को उसकी बात समझ में नहीं आ रही, मेरे को सर की बात भी समझ में नहीं आ रही। आई कांट कैच सर, आई कांट कैच दिस लेक्चर, मेरे को ये लेक्चर समझ में नहीं आता या नहीं आ रहा, ऐसे ही आप बोलेंगे। आई कांट कैच योर वर्ड्स क्लियरली, मुझे आपके शब्द सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहे हैं। आई कांट कैच योर सब वर्ड्स, तो आई कांट कैच का एक मतलब समझना भी होता है, या आई कैन कैच, कैच का मतलब समझना भी होता है। कैच का मतलब सिर्फ पकड़ना नहीं होता, कैच का मतलब समझना भी होता है। आई कैन कैच यू, अगर पॉजिटिव में बोलना यस आई कैन कैच यू, मैं आपको समझ सकता हूं, बोलिए क्या बोलना है आपको। यस आई एम कैचिंग यू, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई कैन कैच यू, मैं आपको समझ सकता हूं। आई कांट कैच यू, यू कांट कैच मी, आप मुझे नहीं समझ सकते। यू कांट कैच, और समझने के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं या एक एक्सप्रेशन को और यूज करते हैं, दैट इज फिगर आउट।
फिगर आउट का मतलब भी समझने के सेंस में होता है आई कांट फिगर आउट दिस सम, मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आई कांट फिगर आउट दिस सम, आई कांट फिगर आउट यू, मुझे आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही, आई कैन फिगर आउट यू, मैं समझ सकता हूं आपकी बात को, बोलो क्या बोलना, आई कैन फिगर आउट यू, आई कैन फिगर आउट दिस क्लास, मेरे को ये क्लास समझ में आ रही है, मेरे को ये क्लास समझ में आ सकती है, आई कैन, शी कांट फिगर आउट, शी कांट फिगर आउट द रीजन, उसको रीजन समझ में नहीं आएगा या नहीं समझ पा रही है, आई कांट फिगर आउट व्हाट टू डू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ही कुडंट फिगर आउट द आंसर, उसको सवाल समझ में नहीं आ रहा। फिगर आउट का एक मतलब होता है समझ में आना, और हम एक और वर्ड यूज करते हैं समझने के लिए, ये पहले भी कई बार चर्चा में ला चुका हूं, गेट, गेट का एक मतलब समझना भी होता है, गेट का एक मतलब पाना होता है, लेकिन गेट का एक मतलब समझना भी होता है। तो समझने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंड ही नहीं होता है, समझने के लिए एक अंडरस्टैंड हम यूज करते हैं, एक हम कैच यूज करते हैं, एक हम फिगर आउट यूज करते हैं, और एक हम यूज करते हैं गेट। गेट का बहुत सारा यूज होता है समझने के लिए, इसको अलग अलग टेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। आई कैन गेट इट नाउ, मैं अब समझ सकता हूं, अब मैं समझ सकता हूं, आई कैन गेट इट नाउ, आई कैन गेट यू, ऐसा भी बोल सकते हैं, मेरे को आपकी बात समझ में आ सकती है, आई कैन गेट योर पॉइंट, डोंट वरी, आई कैन गेट इट, चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूं, मेरे को समझ में आ रहा है, कंटिन्यू में गए तो आईएनजी लगा दिया, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम गेटिंग यू, ऐसा भी बोलते हैं, आई एम गेटिंग यू, मेरे को समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग यू, आई एम गेटिंग इट, मुझे समझ में आ रही है ये बात, आई एम गेटिंग व्हाट यू मीन, मेरे को समझ में आ रहा है तुम कहना क्या चाह रहे हो, आई एम गेटिंग यू, आई एम गेटिंग यू। अच्छा यहाँ पर एक बात है कि गेटिंग है कि गेटिंग है, आई एम गेटिंग या आई एम गेटिंग, ये जो एक रूल है इंग्लिश में, रूल ये है कि जब आप टी को बीच में होने पर प्रोनाउंस करें, लाइक जब टी लास्ट में आएगा ना तो ये टी रहेगा, जब टी लास्ट में आएगा तो ये टी रहेगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन, जब टी लास्ट में आएगा तो ये टी रहेगा, जब टी बीच में आएगा, जब टी किसी भी वर्ड के बीच में आएगा तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डी हो जाएगा, दैट इज गेट। लेकिन जब हम इसको आईएनजी लगाएंगे तो टी अब कहां आ गया, टी सेंटर में आ गया, तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन गेटिंग नहीं करके हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम गेटिंग यू, आई कैन गेट इट, आई कैन गेट नहीं होगा, फिर वहां पर गेट हो जाएगा क्योंकि टी लास्ट में आ रहा है, आई एम गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू, कैन यू गेट मी, अब यहां पर गेट हो गया। रिपीट, जैसे WATH दैट इज व्हाट, लेकिन जब हम इसमें एवर लगाते हैं तो ये हो जाता है व्हाट एवर। टी जब सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वो टी होता है, लेकिन जब टी जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है, टी जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो टी होता है, टी जब किसी वर्ड के बीच में आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन डी होता है, GET गेट, लेकिन जब उसमें हमने आईएनजी लगाया तो वो गेटिंग ना होकर हो जाएगा गेटिंग। आई कैन गेट इट, आई एम गेटिंग, ये गेटिंग आई एम गेटिंग नहीं होगा, आई एम गेटिंग होगा, क्योंकि टी बीच में आने पर डी का प्रोनाउंस, डी का उच्चारण करता है। आई एम गेटिंग यू, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। जैसे WHAT दैट इज व्हाट, लेकिन जब उसमें हमने एवर लगाया तो टी कहां हो गया, टी बीच में आ गया, तो ये हो गया व्हाट एवर, नॉट व्हाट एवर। नाउ आई एम गेटिंग इट, मुझे समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग व्हाट यू मीन, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, डोंट वरी, आई एम गेटिंग एवरीथिंग, चिंता मत करो, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। जब आपको किसी की बात समझ में नहीं आती तो आप गेट का यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग, आई एम गेटिंग, आई कैन गेट इट, गॉट इट। अक्सर आपने सुना होगा टीचर्स लोग बोलते हैं गॉट इट, आ गया समझ में, यस सर आई गॉट इट, थैंक यू, मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट, ओके गॉट इट नाउ, समझ में आ गया, गॉट इट, बहुत बार बोलते हैं गॉट इट, तो गॉट इट का मतलब यहाँ पे पानी से नहीं है, समझने से, गॉट इट, यस सर आई गॉट इट, आई डिडंट गेट इट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे, आई डिडंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, शी डिडंट गेट द जोक, उसे जोक समझ में ही नहीं आया, शी डिडंट गेट द जोक, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, मुझे सवाल समझ में नहीं आया, सॉरी आई डिडंट गेट इट क्लियरली, मुझे समझ में नहीं आया साफ साफ, तो I didn't get you, say it again, I didn't get you properly, sorry,
आई डेंट गेट यू, आई डेंट गेट एट ऑल, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तो जब आपको समझ में आ जाता है तो गॉट इट, और नहीं आता है तो डिडंट गेट इट या डिडंट गॉट यू, आई डिडंट गेट यू ऐसा भी हो सकता है। आई गॉट यू, आई गॉट इट, आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आया। समझने के लिए अंडरस्टैंड, समझने के लिए फिगर आउट, समझने के लिए कैच और समझने के लिए गेट। समझ में नहीं आया है तो फिर हम उसे नेगेटिव फॉर्म में ले लेते हैं। आई गॉट इट, आई डिडंट गेट इट, आई गॉट यू, आई डिडंट गेट यू। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो समझने के लिए फिर से बोल रहा हूं मैं, समझने के लिए अंडरस्टैंड, समझने के लिए कैच, समझने के लिए फिगर आउट और समझने के लिए गेट। इस तरह से आप इन चारों का यूज कर सकते हैं। गॉट इट, यस सर, आई गॉट इट, हाँ समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है जब आप किसी को बीच में रोकते हैं तो उसको इंटरप्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रुकावट। रुकावट के लिए कहते, सॉरी फॉर इंटरप्शन। रुकावट के लिए कहते सॉरी फॉर इंटरप्शन। जब 80s और 90s में दूरदर्शन चला करता था तो उस समय टीवी पर बहुत बार ऐसा होता था कि सिग्नल नहीं आते थे, फिर वहां पर एक मैसेज अक्सर आता था, रुकावट के लिए कहते, इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। आगे चलते हैं। जब आप किसी को रोकते हैं तो आपको ऐसे बोलना चाहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। अगेन मतलब अगर दोबारा रोका है तो, अगर दोबारा नहीं रोका, पहली बार रोका है तो अगेन नहीं लगाएंगे हम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल स्पीकिंग। अगर आपको कोई बीच में रोक रहा है तो आप बोल दीजिए डोंट इंटरप्ट मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, डोंट इंटरप्ट मी, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी अगेन, डोंट इंटरप्ट मी, लेट मी फिनिश, मुझे कंप्लीट करने दो, डोंट इंटरप्ट मी, लेट मी फिनिश फर्स्ट। थोड़ा और जोर दे दिया, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, डोंट इंटरप्ट मी, लेट मी फिनिश फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दो, डोंट इंटरप्ट मी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो सॉरी टू इंटरप्ट बोल दो, या आपको अगर फॉर के साथ बोलना है तब भी आप बोलेंगे, लेकिन जब आप फॉर के साथ बोलेंगे तो आईएनजी लगाएंगे। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, सॉरी टू इंटरप्ट। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न। ये जो है ना, इसको ध्यान से समझेंगे आप। एज फार एज आई एम कंसर्न, यहां तक कि मेरी बात है, यहां तक मेरा सवाल है। जब भी आप अपने बारे में कुछ भी बोलना हो, आपको अपनी ओपिनियन कहीं भी देना हो या अपने बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी और के बारे में बोलना हो तब भी आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर आप यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी और फाइन मानी जाएगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, यहां तक मेरी बात है। एज फार एज आई एम कंसर्न ही इज राइट। किसी के बारे में भी आप ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ भी आपको बोलना है, कोई भी ओपिनियन देना है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। As far as I am concerned, he is right. As far as I am concerned, I agree. As far as I am concerned, money is not everything. यहां तक मेरी बात है, यहां तक मेरा सवाल है, यहां तक मेरी ओपिनियन है। As far as I am concerned, money is not everything. As far as I am concerned, politics should not be done in college. कॉलेज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। As far as I am concerned, I don't support education system of India. मैं एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। As far as I am concerned, I don't agree with government. यहां तक मेरा सवाल है, मैं सरकार से सहमत नहीं हूं। As far as I am concerned, we should wait. यहां तक मेरा सवाल है, यहां तक मेरी बात है, यहां तक I mean, जब आपको अपनी ओपिनियन देना हो तो आप इसी से स्टार्ट कीजिए। As far as याद रखिएगा, ये FAROR नहीं है ना। As far as I am concerned, यहां तक मेरा सवाल है। As far as you are concerned, यहां तक आपकी बात है, यहां तक आपका सवाल है। As far as you are concerned, it's okay. As far as you are concerned, no problem. As far as you are concerned, you are safe. As far as you are concerned, do your duty. अपना काम करो भाई। हॉट वाटर, हॉट वाटर का क्या मतलब होता है? हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना। सिर्फ गर्म पानी नहीं होता है, इसका एक मतलब मुसीबत में होना होता है। जैसे आपने कहा मैं परेशान हूं यार, मैं बहुत मुसीबत में हूं, आई एम इन हॉट वाटर, आई एम इन हॉट वाटर एट ऑफिस, आई एम इन हॉट वाटर बिकॉज ऑफ डिले, मैं डिले होने की वजह से बहुत संकट में हूं, परेशानी में, आई एम इन हॉट वाटर। यहां पर आई विल बी इन हॉट वाटर इफ आई एम लेट, आई एम इन हॉट वाटर विद माई बॉस। बॉस नाराज होगा ना तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। यू भी दे के साथ किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हो। यू आर इन हॉट वाटर विद योर बॉस, यू आर इन हॉट वाटर बिकॉज यू केम लेट,
अब तुम परेशानी में आ गए हो क्योंकि तुम लेट हो गए। इफ यू लाई अगेन, अगर तुमने अब झूठ बोला ना, यू विल बी इन हॉट वाटर, तुम्हें परेशानी में ले आऊंगा मैं। ही इज इन हॉट वाटर, वो परेशानी में, पाकिस्तान इज इन हॉट वाटर, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान गर्म पानी में, पाकिस्तान मुसीबत में है। वी आर इन हॉट वाटर, हम लोग परेशानी में हैं। तो जब कोई परेशानी में होता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है आपको? आपको यूज करना है हॉट वाटर। ही इज इन हॉट वाटर विद पुलिस। ये जरूरी नहीं है कि आगे आप लगाए, नहीं लगाना तो भी चलेगा। ही इज इन हॉट वाटर विद पुलिस, ही गॉट हिमसेल्फ इन हॉट वाटर, वो उसने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। फिर एक वर्ड है, फिर एक स्ट्रक्चर या एक्सप्रेशन है, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे तैसे या हर हाल में, कैसे भी करके। बाय हुक और बाय क्रुक, ये जो है ना बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब है जैसे तैसे या हर हाल में या किसी भी तरह। इसका मतलब ये है कि चाहे ईमानदारी से, चाहे बेईमानी से, चाहे सीधी उंगली से, चाहे टेढ़ी उंगली से, कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक। ही विल गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके उसे अपनी नौकरी मिल जाएगी। ही विल गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रुक मींस या तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, मेहनत करके पढ़ाई कर लेंगे, नहीं तो भाई पैसे देकर तो कर ही लेंगे, रिश्वत तो दे ही देंगे। ही विल गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। ही वांट सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पे, जैसे तैसे भी, कैसे भी करके सफलता चाहिए उसको। ही वांट्स सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। शी क्लियर्ड द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके उसने एग्जाम दे दिए बाय हुक और बाय क्रुक। ही एंटर्ड ऑफिस बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे तैसे हर हाल में, कैसे भी करके, तो बाय हुक और बाय क्रुक। फिर एक वर्ड है हसल एंड बसल। हसल एंड बसल मतलब जब काफी अस्तता व्यस्तता होती है, भागम भाग वाली स्थिति होती है, चहल पहल होती है, तो आई हैड द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी, मुझे ये थोड़ा भाग बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हैड द हसल एंड बसल। मार्केट इज फुल ऑफ हसल एंड बसल, बाजार में बहुत भीड़म भाड़ धक्का मुक्की वाला जो माहौल है, उसके लिए आप यूज करते हैं हसल एंड बसल। हसल एंड बसल, याद रखिएगा ये हस्टल नहीं है, इसको हसल बोला जाएगा। हसल, हस्टल एंड बस्टल नहीं, हसल एंड बसल। ही टायर्ड ऑफ डेली हसल एंड बसल, वो दिन भर की चहलकदमी से, अस्त व्यस्तता से तंग आ गया। विलेज लाइफ हैज नो हसल एंड बसल, गांव के जीवन में कोई भी हसल एंड बसल नहीं होती, भागम भाग नहीं होती। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मीन्स दिल की गहराइयों से, हार्दिक रूप से, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो जब आप इस तरह से बोलते हैं थैंक यू, धन्यवाद नहीं, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, हार्दिक धन्यवाद, दिल की आंतरिक गहराइयों से धन्यवाद, इस तरह से जब आपको बोलना होता है तो आप यूज करेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब यहां पर अगर वो शी होगा तो ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, तो शी होगा तो हर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शी अपोलोजाइज्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे हार्ट से किसी से माफी मांगेगी, वो अपने ही दिल से मांगेगी ना। शी अपोलोजाइज्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट। ही लव्स हिज मदर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। आई एम ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूं। आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई टेक द क्लास फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं क्लास दिल की गहराइयों से लेता हूं, हार्दिक रूप से लेता हूं, दिल लगाकर लेता हूं। तो उसके लिए आप यूज करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यू है तो यू के साथ योर हार्ट हो जाएगा, ही या शी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, हार्दिक स्वागत है आपका। यू आर वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आपका हार्दिक स्वागत है, इस तरह से आप बोलेंगे। आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल की गहराई से बहुत दिल लगा के इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ की ओर से, आई स्पोक ऑन द बिहाफ ऑफ, फिर यहां पर आपको बताना पड़ेगा किसकी ओर से, उस व्यक्ति का नाम लाना पड़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में बात करना पड़ेगी। आई एम सॉरी फ्रॉम दी, आई एम सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ माई टीम, मैं अपनी टीम की तरफ से मैं सॉरी कहता हूं, मैं अपनी टीम की तरफ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं या
मैंने अपनी टीम की ओर से आपसे बात की। He thanked us from the on the behalf of his boss. उसने अपनी बोस की ओर से धन्यवाद दिया। She replied on the behalf of her father. यहां पे दानी लिखा, दा लिख लीजिएगा। I apologize on the behalf of my friend. मैं आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, अपने दोस्त की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूं। आई एम सॉरी फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई रियली अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। मैं अपने ब्रदर की तरफ से आपको सॉरी बोलता हूं। आई वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ, किसी की ओर से, किसी की तरफ से, ऑन द बिहाफ ऑफ, इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। फिर हम यहां पर बात करेंगे लाइकली टू। लाइकली टू का मतलब होता है संभावना है। ही इज लाइकली टू विन द मैच, उसके मैच जीतने की संभावना है। इट इज लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। शी इज लाइकली टू कम लेट, उसके लेट आने की संभावना है। एंड प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज, प्राइसेस को, महंगाई को, कीमतों के बढ़ जाने की संभावना है। द प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज, प्राइसेस के बढ़ने की संभावना है। यू आर लाइकली टू पास, आपके पास होने की संभावना है। यू आर लाइकली टू क्वालिफाई द एग्जाम, आपके एग्जाम के क्वालिफाई करने की संभावना है। यू आर लाइकली टू क्वालिफाई द एग्जाम। आई एम लाइकली टू रीच ऑन टाइम, मेरे समय पर पहुंचने की संभावना है। आई एम लाइकली टू रीच ऑन टाइम। यू आर लाइकली टू कम हियर, तुम्हारे यहां आने की संभावना है। तो लाइकली टू, इट इज लाइकली टू रेन, ये आमतौर पर न्यूज़पेपर में बहुत यूज होता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो ये आपको बहुत दिखाई देगा। इट इज लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। और आपको पता ही है, जो मौसम के सेंटेंस होते हैं उनको इट से बनाया जाता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, भूकलन, भूकंप, इनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो इट से बनाए जाएंगे। जो मौसम के सेंटेंस होते हैं वो इट से बनाए जाते हैं। इट इज लाइकली टू रेन, बारिश होने की संभावना है। गवर्नमेंट इज लाइकली टू अनाउंस न्यू स्कीम, सरकार के नई स्कीम अनाउंस करने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम ऑन टाइम, उसके समय पर आने की संभावना है। शी इज लाइकली टू लीव द क्लास, उसकी क्लास छोड़ने की संभावना है। आई एम लाइकली टू रीच ऑन टाइम, मेरे टाइम पर पहुंचने की संभावना है। लेट तो हो गया लेकिन लगता है मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। तो आई एम लाइकली टू रीच ऑन टाइम, मेरे टाइम पर पहुंचने की संभावना है। कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पर खरा उतरना। अगर आप किसी की उम्मीद पर खरे उतरते तो आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कम अप टू एक्सपेक्टेशन, उसका परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मूवी फेल टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, ही कुड नॉट कम अप टू एक्सपेक्टेशन, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। रिजल्ट डिड नॉट कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, परिणाम उम्मीदों के अनुसार नहीं आया या खरीदो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। जैसे यू शुड कम अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, तुम्हें अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। यहां पर एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे माई एक्सपेक्टेशंस, योर एक्सपेक्टेशंस, है ना, और आर एक्सपेक्टेशंस, या देयर, हिज और हर। इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके। और अगर किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो हम अपोस्ट्रोफी एस लेकर आएंगे। कहां पर यूज करना है? टू के बाद। यू शुड कम अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, तुम्हें अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। यू शुड कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, यार तुम्हें मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। सॉरी, आई कैन नॉट कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता। डोंट एक्सपेक्ट मी, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत कीजिए आप मुझसे, बिकॉज आई कैन नॉट कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। इसमें अगर आप टेंस चेंज करेंगे तो आप इसमें टेंस के अकॉर्डिंग कम को एज अ वर्ब यूज कर लेंगे। सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशन। तो कम अप टू एक्सपेक्टेशन पास्ट टेंस में जाएगा तो केम हो जाएगा। ही केम अप टू माय एक्सपेक्टेशंस, मेरी उम्मीद पर खरा उतर गया भाई। ही केम, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। ही केम अप टू माय एक्सपेक्टेशंस, वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतर गया। आई केम अप टू माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस,
मैं अपनी माता पिता की उम्मीदों पे खरा उतर गया भाई, जो उनको एक्सपेक्टेशंस था, आई केम अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। तो कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पे खरा उतरना। टेंस के अनुसार आप कम को केम कर देंगे, पास्ट टेंस में कंटिन्यू में जाना है तो इज़ारम के बाद आप आईएनजी लगा देंगे, तो कमिंग एक्सपेक्टेशंस। राइट, आगे चलते हैं। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, लिव अप टू एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों पे खरा उतरना। सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, और कुछ अंतर नहीं है। ही लिव्ड अप टू माय एक्सपेक्टेशंस, वो मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा। जो अभी हमने केम का कम का केम किया था, लिव का लिव हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, सॉरी, कम का केम हुआ तो लिव का लिव्ड हो जाएगा, उम्मीदों पे खरा उतरना। ही लिव्ड अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, शी फेल्ड टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन, ब्रांड डिड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, ब्रांड उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। ट्राई टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करो। यहां पर अगर आपको लाना है तो माय, योर, अवर यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर मतलब कोई चीज किसी के आसपास है, आने वाला है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं आसपास होना। एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, एग्जाम्स भाई आने वाले हैं, बिल्कुल आसपास ही हैं, बिल्कुल पढ़ाई पे अटेंशन दीजिए। एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, समर इज राउंड द कॉर्नर, फरवरी एंड होने हैं, मार्च से स्टार्ट होगा, होली के बाद समर स्टार्ट हो जाएगी, तो समर इज राउंड द कॉर्नर। हर बर्थडे इज राउंड द कॉर्नर, उसका जन्मदिन आने वाला है। विक्ट्री इज राउंड द कॉर्नर, जीत बस होने वाली है, जीत मिलने वाली है, विक्ट्री इज राउंड द कॉर्नर। तो कोई चीज किसी के आसपास है या आने वाली है, उस सेंस में आप यूज करते हैं राउंड द कॉर्नर। राइट, एक्सचेंज द वर्ड, एक्सचेंज द वर्ड इसका मतलब होता है कहा सुनी हो जाना। जब आप किसी से कहा सुनी हो जाती है, कुछ आपने बोला कुछ उसने बोला, तो वर्ड्स को एक्सचेंज किया, लेकिन एक्सचेंज अच्छे शब्दों को नहीं किया, हॉट टॉक को किया। हॉट टॉक समझते हो? हॉट टॉक गरम शब्द, हाँ गरम शब्द मीन्स बहस वाले शब्द, हॉट टॉक। तो जब आपके किसी से हॉट टॉक यानी कि किसी से बहस हो जाती है, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्सचेंज। और जब इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा। दे एक्सचेंज द वर्ड इन पब्लिक, उनकी सार्वजनिक रूप से बहस हो गई यार, अकेले में भी नहीं हुई। दे एक्सचेंज द वर्ड इन पब्लिक, ही एक्सचेंज हिज वर्ड्स विद द गार्ड, उसकी गार्ड से बहस हो गई। डोंट एक्सचेंज वर्ड्स विद हिम, यार उससे बहस मत करो। डोंट एक्सचेंज योर वर्ड्स विद मी, ऐसा भी कर सकते हो आप, योर लगा सकते हो। दे ऑफन एक्सचेंज वर्ड्स, वो अक्सर बहस करते हैं। दे ऑफन एक्सचेंज देयर वर्ड्स, वो अक्सर बहस करते हैं। इस तरह से आप यूज करते हैं। कम अक्रॉस, अचानक से मिलना। ही केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, वो अचानक में, आई केम अक्रॉस विद माय ओल्ड फ्रेंड, शी केम। अब ये पास्ट टेंस में इसलिए केम हम यहां पर यूज कर रहे हैं। she came across as rude, she came across his book online, उसे अचानक से अपनी किताब ऑनलाइन मिल गई। he came across with his book online, he came across as honest, वो बिल्कुल as honest ईमानदारी सा लगने लगा या प्रतीत होने लगा, सॉरी। तो came across या come across का मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना या प्रतीत होना। I came across with my school friend, I came across the shop which I was searching, मुझे अचानक से वो दुकान मिल गई जिसको मैं ढूंढ रहा था। अरे यार मेरा 3 दिन पहले मोबाइल मिस हो गया था। एंड I came across the mobile in my classroom, मुझे अचानक से क्लासरूम में मेरा मोबाइल मिल गया। तो इस तरह भी आप यूज करते हैं। come across यानी पास्ट टेंस में जाएगा तो came across हो जाएगा। Keep an eye on, किसी पर निगरानी पे रखना। ऑन के बाद आप उस व्यक्ति का नाम लगाएंगे। Keep an eye on the children, please keep an eye on my bag, अरे मेरा बैग पर जरा ध्यान रखना। प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग, पुलिस आर कीपिंग एन आई ऑन हिम, पुलिस उस पर निगरानी रख रही है। यू शुड कीप एन आई ऑन, यू शुड कीप एन आई ऑन योर ब्रदर, आपको अपने भाई पर निगरानी रखनी चाहिए, देखो जरा क्या कर रहा है वो। यू शुड कीप एन आई ऑन योर ब्रदर, कीप एन आई ऑन योर हेल्थ, यार क्या बड़ा हेल्थ तुम्हारा डाउन है। यू शुड कीप एन आई ऑन योर हेल्थ, कीप एन आई ऑन मतलब निगरानी रखना, या किसी चीज की का हम दूसरे सेंस में बोल सकते हैं, टेक केयर के सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी को ध्यान रखने के सेंस में भी बोल सकते हैं, और निगरानी मतलब किसी को जज करने, किसी को वॉच करते रहने के सेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं।
पेरेंट्स शुड कीप एन आई ऑन देयर चिल्ड्रन, माता पिता को अपने बच्चों पर निगरानी रखना चाहिए, ऐसा तो नहीं वो कुछ गलत हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं। एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, आस्ट्रे, ASTRAY, आस्ट्रे, जैसे हम बोलते हैं ना बिगड़ जाना। हाँ, बिगड़ जाना मतलब किसी गलत राह पे चले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आस्ट्रे मतलब गलत राह, और गलत राह पर जाने के लिए हम जाने के लिए वर्ड करते हैं यूज गो, तो हो जाता है गो आस्ट्रे, यानी कि गलत राह पे जाना। और रूटीन इंग्लिश में हम बोलते हैं बिगड़ जाना, भटक जाना, मिसलीड हो जाना। तो चिल्ड्रन आर गोइंग आस्ट्रे, पेरेंट्स शुड कीप एन आई ऑन देम, पेरेंट्स को उन पर निगाह रखनी चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन आर गोइंग आस्ट्रे। अब आस्ट्रे की बात निकली है ना, तो आस्ट्रे मतलब भटकना और बिगाड़ देना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, लीड आस्ट्रे, भटका देना, लीड आस्ट्रे, भटक जाना, गो आस्ट्रे। ही इज लीडिंग मी आस्ट्रे, और वो मुझे बिगाड़ रहा है। तो माई पेरेंट्स आर कीपिंग एन आई ऑन मी एंड ही इज लीडिंग मी आस्ट्रे, वो मुझे बिगाड़ रहा है, माता पिता निगरानी रख रहे हैं। इस तरह से अपन इसका यूज करते हैं। फॉर द सेक ऑफ, की खातिर, जैसे हम बोलते हैं ना किसी के भले के लिए या किसी की खातिर, फॉर द सेक ऑफ पीस, शांति की खातिर यार, जैसे हम इसे प्रैक्टिकल में बोलते हैं खातिर, की खातिर, के हित के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए उन्होंने समझौता करने का निर्णय लिया। फॉर द सेक ऑफ पीस दे डिसाइडेड टू कंप्रोमाइज, शी लेफ्ट द जॉब फॉर द सेक ऑफ हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली की खातिर, अपने फैमिली के हित के लिए जॉब को छोड़ दिया। लेट्स फॉलो द रूल फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की खातिर नियमों का पालन करते हैं। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी वी शुड फॉलो द रूल। ये सेक ऑफ को फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग में लाओ या आखिरी में लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हमने जितने ये एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, इनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लें, सेंटेंस के लास्ट में लें, टेंसेस के अकॉर्डिंग लें, यूज कर सकते हैं, कोई खास अंतर या न गलत नहीं माना जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। ही स्टेड साइलेंट फॉर द सेक ऑफ हार्मोनी, मेल मिलाप के लिए खातिर वो चुप रहा। ही लेफ्ट द जॉब फॉर द सेक ऑफ फैमिली, उसने अपनी फैमिली की खातिर जॉब छोड़ दिया। आई एम सेक ऑफ, आई एम साइलेंट फॉर द सेक ऑफ यू, तुम्हारी खातिर में शांत हो। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। डू इट फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, अगर अपने फैमिली की खातिर इसको करो। ही केप्ट क्वाइट फॉर द सेक ऑफ पीस, स्टडी फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर, अपने भविष्य की खातिर तो पढ़ाई कर लो यार। स्टडी फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर। ही लाइड फॉर द सेक ऑफ हर चाइल्ड, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी तो लाइड, पास्ट टेंस में जाएंगे। उसने अपने बच्चे की खातिर झूठ बोला। शी लाइड फॉर द सेक ऑफ हर चाइल्ड। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, सेक ऑफ मतलब की खातिर। फंड ऑफ शौकीन होना, अगर आपको किसी चीज का शौक है तो आप उसे फंड ऑफ से बताते हैं। इसमें भी बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको आई अगर है तो एम आर या इसका यूज करना एज पर सब्जेक्ट। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है। और दूसरी चीज याद रखना है कि अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा। इसका एक मतलब होता है शौकीन होना, और दूसरा होता है लगाव होना या पसंद होना। शी इज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। आई एम फॉन्ड ऑफ माई फैमिली, ऐसा भी बोल सकते हैं, लगाव होना या बहुत ज्यादा किसी को पसंद करना। मुझे अपने फैमिली से बहुत लगाव है। आई एम फॉन्ड ऑफ माई फैमिली। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है। थोड़ा सा हिंदी एज पर सेंटेंस चेंज हो सकती है और होना भी चाहिए, है ना, एकदम रटा रटाए तो नहीं सीखना है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ माई फैमिली, मुझे फैमिली से लगाव है। तो शौकीन होने के सेंस में या लगाव होने के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। एज पर सब्जेक्ट आप इज आर एम का यूज करते हैं, और अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी का यूज होगा। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ने का शौक है। शी इज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, उसे यात्रा करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मुझे पढ़ाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे क्रिकेट का शौक है। यू आर फॉन्ड ऑफ मोबाइल, आपको मोबाइल का शौक है। यू आर फॉन्ड ऑफ रील्स, आपके रील्स का शौक है। यू आर फॉन्ड ऑफ मेकिंग रील्स, आपको रील्स बनाने का शौक है। शी इज फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, उसे
ज्वेलरी का शौक है। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे नाचने का शौक है। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसे गाना गाने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, उसे खाना बनाने का शौक है। तो इस तरह से आप यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ शौकीन होने के सेंस में, फॉन्ड ऑफ शौकीन होने के सेंस में आप यूज करते हैं। और सेम स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे क्रेजी अबाउट। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के लिए पागल होना, और इसे हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, दीवाना होना। आई एम क्रेजी अबाउट म्यूजिक, में म्यूजिक का दीवाना हूं। सिस्टम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। इसके पहले आप यूज करेंगे एज पर सब्जेक्ट इज आर या फिर एम। आई एम क्रेजी अबाउट म्यूजिक, में म्यूजिक का दीवाना। ही इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, वो क्रिकेट का दीवाना है। शी इज क्रेजी अबाउट चॉकलेट्स, वो चॉकलेट्स की दीवानी है। दे आर क्रेजी अबाउट मूवीज, वो मूवीज के दीवाने हैं। आई एम क्रेजी अबाउट सॉन्ग्स, और वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा। आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग, मैं पढ़ाने का दीवाना हूं। आई एम क्रेजी अबाउट वर्किंग, मैं काम करने का दीवाना हूं। तो दीवाना होने के सेंस में आप यूज करते हैं क्रेजी अबाउट, राइट। पर्टिकुलर अबाउट, पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी चीज पर आप बहुत जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके प्रति आप बहुत सख्त हैं, उसमें आप किसी भी तरह का नेग्लिजेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो होता है पार्टिकुलर अबाउट। इसमें भी स्ट्रक्चर सेम आएगा। क्या सेम आएगा, एम आर या फिर इज एज पर सब्जेक्ट। शी इज पर्टिकुलर अबाउट क्लीनिंगनेस, वो सफाई को लेकर बहुत सख्त है। ही इज पर्टिकुलर अबाउट टाइम, वो टाइम को लेकर सख्त है, मतलब टाइम को लेकर बड़ा पाबंद है। आई एम पर्टिकुलर अबाउट स्टडी मटेरियल, में स्टडी मटेरियल को लेकर बड़ा सख्त हूं, हर कैसा स्टडी मटेरियल नहीं रखता है। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई क्लासेस, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई स्टूडेंट्स, में स्टूडेंट्स को लेकर बड़ा पॉजिटिव सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या मैं स्टूडेंट को लेकर बड़ा पॉजिटिव हूं। माई फादर इज पर्टिकुलर अबाउट फूड क्वालिटी, मेरे पिताजी खाने की क्वालिटी को लेकर बड़ा सख्त हैं। इस सेंस में आप इसका यूज करते हैं पर्टिकुलर अबाउट। आई एम पर्टिकुलर अबाउट, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई ड्रेसेस, मैं अपनी ड्रेसेस को लेकर बड़ा सख्त हूं। सख्त हूं मतलब बड़ा क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते, उस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट म्यूजिक, में म्यूजिक को लेकर सख्त हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई हाउस, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई स्टूडेंट्स, मतलब मैं अपने स्टूडेंट से बहुत लगाव रखता हूं, उनके प्रति बड़ा पर्टिकुलर, वो मिसलीड नहीं हो जाने चाहिए। तो पर्टिकुलर अबाउट का आप यूज करते हैं जब आप किसी चीज को लेकर बड़े सख्त होते हैं। कि ही शी इज पर्टिकुलर अबाउट हर ड्रेसेस, कि वो अपनी ड्रेसेस को लेकर बड़ी सतर्क है। हाँ हाँ, ये वर्ड थोड़ा ठीक है, सतर्क होना, कि आप किसी चीज को लेकर बड़े सतर्क हैं। कि आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर बड़ा सतर्क हूँ। शी इज पर्टिकुलर अबाउट हर ड्रेसेस, वो अपनी ड्रेसेस को लेकर बड़ी सतर्क है। आई एम पर्टिकुलर अबाउट फूड, वो फूड को लेकर बड़ा सतर्क हूँ, हर कुछ नहीं खाता। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई फूड, माई फादर इज पर्टिकुलर अबाउट फूड क्वालिटी, मेरे पिताजी फूड क्वालिटी को लेकर बड़े सतर्क हैं। तो सतर्क हैं अगर आप किसी चीज को लेकर, या पाबंद है किसी चीज को लेकर, तब आप इसका यूज करते हैं पर्टिकुलर अबाउट। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई क्लासेस, क्लासेस को लेकर सतर्क हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई स्टडी मटेरियल, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई ड्रेसेस, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई डेली रूटीन, में डेली रूटीन को लेकर बड़ा सतर्क हूं, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आई एम पर्टिकुलर अबाउट डेली रूटीन। ही इज पर्टिकुलर अबाउट हिज फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स को लेकर बड़ा सतर्क है कि भाई फ्रेंड्स से कोई कुछ नहीं बोलेगा, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। ही इज पर्टिकुलर अबाउट हिज फ्रेंड्स। ही इज पर्टिकुलर अबाउट हिज बुक्स, वो अपनी किताबों को लेकर बड़ा सतर्क है। तो जब आप किसी चीज को लेकर बड़े सतर्क होते हैं या पाबंद होते हैं, उस सेंस में आप यूज करते हैं पर्टिकुलर अबाउट। और याद रखिए पर्टिकुलर के बाद अबाउट लगेगा। ये स्ट्रक्चर्स एक्सप्रेशंस फिक्स हैं, इसमें हम ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। इज़ का यूज कर सकते हैं, पास्ट में जाएंगे तो वॉज वर्ड का यूज कर लेंगे। कि आई वॉज पर्टिकुलर, व्हेनेवर आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो आई वॉज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट माई क्लासमेट्स। आप चाहे तो इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर अबाउट, आई वॉज वेरी मच, ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। I was very much particular about my dresses. मैं अपनी ड्रेसेस को लेकर बड़ा सतर्क था, पाबंद था। I was particular about, मान लीजिए अब नहीं, I was particular about my होमवर्क, मैं होमवर्क को लेकर बड़ा पाबंद था, कभी मिस नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान था। I was very much particular about
माय होमवर्क, पास्ट टेंस में कहते वॉज पर हो जाएगा। ज्यादा जोर देना है तो वेरी मच लगा देंगे। फ्यूचर टेंस में जाना है तो विल का यूज कर लेंगे, आई विल बी, यू विल बी। आपको होना चाहिए उस सेंस में जाना है तो शुड भी लगा देंगे। यू शुड बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा सतर्क होना चाहिए या पाबंद होना चाहिए। यू शुड बी पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्थ, आपको हेल्थ को लेकर बड़ा सतर्क या पाबंद होना चाहिए। वी शुड बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री को लेकर बड़ा पाबंद या सतर्क होना चाहिए कि हमारे कंट्री का हमें ध्यान रखना है। वी शुड बी particular about our country, we should be very much particular about our country, we must be very much particular about our country, हमें अपने देश के लिए बड़ा सख्त या पाबंद होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि हमारे देश के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। तो इस तरह से आप यूज करते हैं particular about क्या है। got it? yes, got it। फर्जी अबाउट, जब आप किसी चीज को बड़े फर्जी जो है ना, ये पर्टिकुलर से मिलता जुलता तो है बट ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है कि अगर आप किसी चीज को लेकर या कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर अनावश्यक तो या नखरे करता है तो आप उसके लिए यूज करते हैं ही इज फर्जी अबाउट फूड, बहुत नखरे के साथ फूड पसंद करता है, नखरेला होना है। फर्जी का मतलब नखरे करने वाला होना या नखरेला होना, नखरेला होना, राइट। शी इज फर्जी अबाउट कलर्स, वो कलर्स को लेकर बहुत चूजी है। डोंट फर्जी अबाउट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों को लेकर यार इतना नखरे नहीं होना चाहिए, आपको नखरे नहीं करना चाहिए। डोंट फर्जी अबाउट स्मॉल थिंग्स, यू शुड नॉट बी फर्जी अबाउट स्मॉल थिंग्स। याद रखिएगा फर्जी अबाउट के पहले भी आपको क्या यूज कर लेना है, एसआरएम एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको इसका यूज करना है। डोंट बी फर्जी अबाउट स्मॉल थिंग्स, चिल्ड्रन आर फर्जी अबाउट ईटर्स, बच्चे खाने को लेकर बड़े नखरे करते हैं यार, राइट। फर्जी अबाउट और चूजी अबाउट एग्जैक्टली सेम है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। याद रखिए इज़ारएम का यूज होगा इसके साथ भी। शी इज चूजी अबाउट फ्रेंड्स, वो फ्रेंड को चुनने में बड़ी सावधान है या बड़ी नखरेली है, इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। ही इज चूजी अबाउट क्लॉथ, वो कपड़ों को लेकर बड़ा चूजी है। बी चूजी अबाउट योर करियर, हाँ करियर को लेकर तो चूजी होना चाहिए ना कि ऐसा नहीं कुछ भी कर लेंगे, नहीं। बी चूजी अबाउट करियर। शी इज चूजी अबाउट फूड आइटम्स, वो खाने को लेकर बड़ी चूजी है, हर कुछ नहीं खाना चाहती है। तो चूजी अबाउट। प्रीफर, प्रीफर का यूज हम इस पर हालांकि हमने पहले भी क्लास ले रखी है लेकिन अब इसमें आया है, एक्सप्रेशन है, बहुत खास चीज है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसको भी हम समझेंगे। प्रीफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना, महत्व देना, किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ज्यादा वैल्यू देना, ज्यादा उर्दू में कहें तो तवज्जो देना। तो जब आप किसी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे प्रीफर। दूसरी बात, प्रीफर के पहले इज़ारम का यूज नहीं होगा, प्रीफर के पहले इज़ारम का यूज नहीं होगा। इसको यूज नहीं करना है। दूसरी बात, इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बीच में क्या लगाना है, टू लगाना है। अगर आपको कंपेयर करना है तो बीच में क्या लगाना है, आपको बीच में आपको टू लगाना है कि आई प्रेफर टी टू कॉफी। जो चीज आपको ज्यादा पसंद है वो पहले आएगी। मुझे चाय पसंद है कॉफी की जगह आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे चाय पसंद है कॉफी की जगह आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई प्रेफर अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा और ही शी आएगा तो आपको एस लगाना है, राइट। शी प्रेफर्स स्टेइंग एट होम, उसे घर पे रहना ज्यादा पसंद है। शी प्रेफर्स स्टेइंग एट होम। शी प्रेफर्स टॉकिंग अलॉट, उसे बात करना बहुत पसंद है, वो बात करने को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती है। आई प्रेफर, अगर आई के साथ आएगा तो प्रेफर आएगा और वर्ब लाना है तो आई प्रेफर टॉकिंग, आई प्रेफर टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। और अगर कंपेयर करना है तो टू आ जाएगा, आई प्रेफर टीचिंग टू स्लीपिंग। इस तरह से हो जाएगा, आई प्रेफर टीचिंग टू स्लीपिंग। टू के बाद आईएनजी आ रहा है, आने दीजिए क्योंकि प्रेफर की वजह से दोनों ही वर्ब में आईएनजी आएगा। आई प्रेफर टीचिंग टू स्लीपिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है सोने की जगह। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे चाय पसंद है कॉफी की जगह। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, मुझे क्रिकेट पसंद है फुटबॉल की जगह। इस तरह से आप प्रेफर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको सेंटेंस पूरा कंप्लीटली बोलना पड़े, टू लगा के कंप्लीटली करना पड़े, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे कि ये वाला जो सेंटेंस है, शी प्रेफर्स
स्टेइंग एट होम, इतने में भी काम हो जाएगा। ही प्रेफर्स इंग्लिश मूवीज, इतने में भी काम हो जाएगा। आई प्रेफर वॉकिंग टू ड्राइविंग, और अगर आपको इतना बोलना होता तो भी आपका काम हो जाता, आई प्रेफर वॉकिंग। लेकिन आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आई प्रेफर वॉकिंग टू ड्राइविंग, मुझे पैदल चलना पसंद है गाड़ी से चलने की जगह या गाड़ी चलाने की जगह, राइट। इट्स इजी, जब कोई भी काम करना बहुत आसान हो, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था पीस ऑफ केक या केक बॉक्स, उसी को हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं, इट्स इजी टू इट्स इजी टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बहुत लगाना है तो वेरी लगा दो। इट्स वेरी इजी, वेरी लगा देते हैं, नहीं लगाना तो भी चलेगा। इट्स वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश, इट्स वेरी इजी टू इट्स इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन करना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू कन्विंस द पीपल, लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू रीच रीच टू ऑफिस, ऑफिस पहुंचना बहुत आसान है, सीधा सीधा तो रास्ता है। इट्स इजी टू कुक फूड, खाना बनाना बहुत आसान है। ये ऐसे ही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। इट्स इजी टू मेक फ्रेंड्स हियर, इट्स इजी टू यूज दिस ऐप, ये ऐप यूज करना बहुत आसान है। इट्स इजी टू यूज दिस ऐप, इट्स इजी टू टॉक विद पीपल, लोगों से बात करना बहुत आसान है। इट्स इजी टू कन्विंस द पीपल, इट्स इजी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। इट्स इजी टू लर्न इंग्लिश, इट्स इजी टू टीच, इट्स इजी टू टेक द क्लास, क्लास लेना बहुत आसान है। वो नहीं है, कठिन है, इट्स हार्ड कर दो। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड हिम, उसे समझना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड, इसमें भी चाहो आप तो वेरी लगा दो। इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड हिम, इट्स वेरी हार्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यार सुबह 4 बजे उठना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। नो, इट्स इजी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स हार्ड टू बिलीव दिस स्टोरी, इस कहानी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड टू बिलीव दिस स्टोरी या बिलीव दिस स्टोरी। इट्स हार्ड टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू कंट्रोल एंगर। इस तरह से आप एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ एक्सप्रेशंस देखे हैं, आने वाली क्लासेस में हम कुछ और भी तरह के एक्सप्रेशंस देखेंगे। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली हमारी दूसरी तरह की क्लासेस जो कि हमारी रेगुलर क्लासेस हैं चलती रहेंगी। तो कीप एंजॉयिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।